राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी। इफ यू रिमेंबर, तो इन द लास्ट क्लास हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी की बात कर रहे थे। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सैलिनिटी पे प्रभाव डालती हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझो। अब मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी, इसका मीनिंग ही नहीं पता तो क्या फायदा फिर पढ़ा के। सुनिए, इसका ये मतलब है, अरे सौरभ सुमन आराम से बैठ जाओ अभी, हाई टेम्परेचर, वरना तुम्हारा टेम्परेचर लो कर दूंगा मैं। आराम से बैठो, यहाँ सुनो जो बता रहा हूँ, ठीक है? सुनेंगे। अब यहाँ पर जो दिख रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, क्या मतलब है इसका? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका प्रभाव सैलिनिटी के ऊपर पड़ता है, ठीक है? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो हम ये चीज जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग ओशन करंट्स को इजीली समझ पाएंगे, और आज आप लोग प्रैक्टिकल तरीके से सीखोगे कि हाँ ओशन करंट्स कैसे काम करते हैं, सब कुछ मतलब समझ में आएगा आपके। और हर क्लास के बाद प्लीज रिवीजन करके आइए क्लास में, तभी फायदा है, वरना सब भूल जाओगे आप। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लर्नर्स कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि सैलिनिटी के बारे में हमने एक कंसेप्ट सीख लिया था कि इक्वेटर पे बारिश बहुत तेज होती है, और इक्वेटर पे बारिश बहुत तेज होने के कारण आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाती है। आई एम राइट? ये बात बताई थी मैंने आपको। इनफैक्ट मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था लेक विक्टोरिया का, और मैंने आपको बताया था कि लेक विक्टोरिया अफ्रीका में पड़ता है, इक्वेटर के पास और वो एक फ्रेश वाटर लेक है। यहां पर एक बात आप लोग समझ के चलिएगा, जैसे कि आप इमेजिन करो कि मैंने ये एक अर्थ का मैप बना दिया आपके सामने, ये मैंने अर्थ बना दी, और जस्ट इमेजिन की इक्वेटर है। यस सर, ये जो रेखा मैंने आपके सामने बना दी, इमेजिन कीजिए कि दिस इज दी इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ये आपका इक्वेटर का भूमध्य रेखा। आप सभी को पता है कि इस पूरे रीजन में तापमान काफी ज्यादा है सन की वजह से। इस पूरे रीजन में सन की वजह से जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई है, हाँ या ना? मैंने कहा था टेम्परेचर काफी ज्यादा है, बारिश होगी, और वो बारिश सैलिनिटी को कम कर देती है। मैंने कहा था जब यहाँ पे तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, और जब रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा तो मैंने कहा था कि सैलिनिटी जो है, लवणता जो है, ये भी कम हो जाएगी। राइट? हाँ सर, और भी कोई रीजन है क्या कि आप कह सकते हो कि इक्वेटर पे जो सैलिनिटी है वो कम हो रही है? बिल्कुल, इक्वेटर रीजन पे एक और कारण है जिसकी वजह से सैलिनिटी कम हो रही है। सुनेंगे ध्यान से। इक्वेटर रीजन पे एक और कारण है जिसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि सैलिनिटी कम हो रही है। रुक जाओ राम, रुक जाओ ऋतिक, आराम से रुको, आराम से बोले। पता है क्योंकि तुम बोलते हो तुम्हारे कमेंट्स बाकी बच्चे पढ़ेंगे तो वो गलत सीख जाएंगे, है ना? तो आराम से सुनिए आप लोग। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, तो इस बात को आप मान के चलिए, तब आप दबा के आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? अब यहां पे ध्यान दें ठीक है? जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आप लोग आंसर दें बिल्कुल, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता ना उस टाइम पे सिर्फ आपका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, सीधा चीज दिमाग में घुसेगी। देखो, इमेजिन करो कि ये एक सी है, इमेजिन करो कि एक सी है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मानो कि एक सी है, समुद्र है, एक समुद्र है मान लो, और आप इस बात को मान के चलो कि ये समुद्र ऐसे चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ, ये समुद्र जो है चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, ये समुद्र जो है चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। हिमांशु मित्तल, क्लास आप देख सकते हो, थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्लास के बीच में आ रहे हो, लेकिन हाँ ये बात है कि 2 दिन बाद इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, ठीक है? तो अभी मेरा भाई सॉरी टू से, बट थोड़ा यार मुझे पता आप नए हो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा गंदा चेहरा पहले दिन देखो, लेकिन अभी समझो यार, पढ़ाते हुए मैं देखता नहीं किसी को, ठीक है? थोड़ा प्लीज। यहाँ पे ये लैंड है, ये लैंड है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है। इस बात को जरा देखो, क्या ये समुद्र चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है क्या? पहले रिप्लाई करो, क्या ये समुद्र चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है? तो मुझे एक चीज बताओ, कह सकते हैं कि सैलिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि बगल में लैंड है, लैंड से पूरा सॉल्ट इस समुद्र में आ रहा होगा, तो मैं कह सकता हूँ सैलिनिटी ज्यादा होगी, बिकॉज इस समुद्र के बगल में लैंड है, उस लैंड में पत्थर है, उन पत्थर का नमक आ रहा होगा, सॉल्ट आ रहा होगा, है ना? अच्छा आप एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे लैंड में एक छेद कर दिया, यहाँ देखो मैंने क्या किया, इस लैंड पे ऐसे एक छेद कर दिया, एक छेद यहाँ कर दिया, देखना जरा, फील करना है इस चीज को, एक छेद यहाँ कर दिया, एक ये, क्या मैंने कई सारे छेद कर दिए यहाँ पे? पहले देखो, इन छेदों से मान लो मैंने नदियां शुरू कर दी हैं लानी, ये नदियां आ रही है निकल निकल के, क्या अब इस समुद्र में नदियां आ रही हैं? आप चेक करो, ये रिवर्स आ रही है, मान लो आ रही है, और मान लो इन रिवर्स में मान लो एग्जाम्पल के लिए फ्रेश वाटर है, एग्जाम्पल के लिए मान लो इन नदियों में फ्रेश वाटर है, तो अब ये फ्रेश वाटर वाली नदियां, साफ पानी वाली नदियां क्या इस समुद्र में आ रही है? और जब यहाँ पे फ्रेश वाटर आएगा इस समुद्र में, तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हमारी क्लास में राजा बाबू आए थे, और राजा बाबू ने एक बात बोली, सर ऐसा है, सर वैसा है। मिस्टर राजा बाबू, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप इक्वेटर वाला रीजन देखोगे तो इक्वेटर पे भी कई सारी रिवर्स आती हैं, इक्वेटर पे भी आपको कई सारी नदियां आती नजर आएंगी, तो आप ये भी कह सकते हो कि इक्वेटर पे जो इतनी रिवर्स आ रही है ना, उनकी वजह से भी आप कह सकते हो इक्वेटर वाले रीजन में आपको सैलिनिटी कम नजर आ सकती है। ठीक है राजा बाबू, तुम रिप्लाई कर दो, तुम्हारा रिप्लाई चाहिए मुझे और किसी का नहीं, समझे राजा बाबू?
हाँ हाँ, आप समझ गया बात। हाँ, तो अब इस बात को ध्यान में रखिए और टारगेट करके बता रहा हूं तेरे को स्पेशल, कि इक्वेटर पे कई सारी रिवर्स भी आती हैं, और जब कई सारी रिवर्स इक्वेटर में आएंगी तो ये रिवर्स का पानी भी क्या कर देगा, सैलिनिटी को कम कर देगा। जो मैंने अभी कंसेप्ट यहां समझाया, ये देख, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। और ऑलरेडी इक्वेटर पे तापमान तो ज्यादा होता ही है, बारिश भी गिर रही है। अब तो एक कॉमन सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं। इमेजिन करो ये सी है, और तुम ये भी मान के चलो कि इस सी में काफी ज्यादा, मान लो चलो सैलिनिटी है, मान के चलो ये एक समुद्र है, इसमें काफी सारे सॉल्ट पड़े हुए हैं। यहां ध्यान दे लो, यहां ध्यान दे लिया तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब इस समुद्र में मैंने मान लिया कि काफी ज्यादा सैलिनिटी है, काफी ज्यादा सॉल्ट है। अब या तो यहां पे बारिश हो जाए, जब बारिश होगी तो भी सैलिनिटी यहां पे कम हो जाएगी, या मान लो नदियां यहां पे आके घुस जाएं, रिवर्स यहां पे आके घुस जाए तो भी सैलिनिटी कम हो जाए। कुल मिला के तो इस समुद्र में पानी आके गिर रहा है ना, चाहे वो बारिश का गिर रहा हो, चाहे वो नदियों का गिर रहा हो। तो अगर कोई ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है, कोई ऐसा समुद्र है जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां रेनफॉल करवा दो या वहां रिवर्स पहुंचवा दो, सैलिनिटी कम हो जाएगी। क्योंकि पानी तो इस समुद्र को रेनफॉल से भी मिल रहा है, इस समुद्र को पानी रिवर्स से भी मिल रहा है। तो रिवर्स का आने से, बारिश के होने से सैलिनिटी कम हो जाती है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? और इक्वेटर पे दोनों चीजें हो रही हैं, इक्वेटर पे दोनों चीजें हो रही हैं, बारिश भी हो रही है भाई और रिवर्स भी आ रही है। हाँ या ना, आप एक बार रिप्लाई कर दो। एग्जाम्पल दे दूं इसका, एक लाइव एग्जाम्पल दे दूं, बोलो। चलो पहले एग्जाम्पल देखो लो। ये तो जो मेरी क्लास में आ रहा है उसे पता ही कि हाँ सर को इंडिया का मैप ऐसे आधा टेढ़ा बनाना आता है ना। वो बात अलग है, हम सर के मुंह पे हंसते हैं, सबसे सड़ी हुई ड्राइंग सर की है। आई नो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी सीख जाए। चलो, तो ये भारत हो गया। सभी को पता है कि सर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, जी सर। और सभी को ये बात ही पता है कि यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर अरेबियन सी है। अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी क्या है। बे ऑफ बंगाल एक समुद्र है, अरेबियन सी भी एक समुद्र है, मतलब दोनों वाटर बॉडी है। अब आप लोगों ने, अगर पुराने बच्चे जो होंगे उन्हें एक बात पता होगी कि कुछ रिवर्स, भारत की कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती हैं, भारत की कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती हैं, और भारत की कुछ रिवर्स अरब सागर में जाके खत्म होती हैं। सर इन रिवर्स को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स। दो प्रकार की होती है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली नदी। अब आप सभी समझो कि जो मैंने ब्लू मार्कर यहां चला रखा है, आप देखो कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं, 1 2 3 4 5 6, और भी कर लो। कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो रही है इंडिया की। जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है उन रिवर्स को बोलते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट की ओर बहने वाली नदियां। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में तो पड़ता है। जो रिवर्स आपकी अरब सागर में जाके खत्म हो रही हैं, इन रिवर्स को हम बोलेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अब सर नोटिस करने वाली बात क्या है कि बे ऑफ बंगाल में जो सैलिनिटी है वो काफी कम है, काफी कम है। लेकिन अरब सागर में फिर भी, अगर आप बे ऑफ बंगाल से कंपेयर करोगे तो अरब सागर में फिर भी सैलिनिटी थोड़ी ज्यादा है। अब जो क्लास में जिसका ध्यान होगा समझ गया होगा रीजन क्या हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं कि बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है, तो वो इसलिए कम है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में रिवर्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। बे ऑफ बंगाल में रिवर्स ज्यादा आ रही हैं, कई सारी नदियां आके गिरती हैं यहाँ पे। आप कहेंगे सर नदियां तो अरब सागर में भी गिर रही हैं। इतनी रिवर्स अरब सागर में जाके नहीं गिरती, इतनी नदियां अरब सागर में जाके नहीं खत्म होती जितनी बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती हैं। ये तो मैंने रफली ऐसी खींच दी है बस एरोज, इन पर मत जाना, कहीं इनको काउंट करने लग जाओ। तो बे ऑफ बंगाल में जो है ज्यादा नदियां खत्म होती हैं, तो जहां पे ज्यादा रिवर्स आएंगी वहां पे ज्यादा पानी आएगा, जहां पे ज्यादा पानी होगा वहां सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो मतलब अरब सागर और बे ऑफ बंगाल को भी अगर आप कंपेयर करते हो तो बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स का फ्लो ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा रिवर्स आके गिर रही है, और जहां रिवर्स ज्यादा आके गिरेंगे वहां सैलिनिटी कम हो जाएगी। जबकि अरब सागर में नदियां आके तो खत्म होती हैं, बट इतनी रिवर्स यहाँ पे आके खत्म नहीं हो रही है कि सैलिनिटी कम हो जाए। मतलब अगर आप इन दोनों को कंपेयर भी कर लेते हो, अरब सागर को बे ऑफ बंगाल से कंपेयर करते हो, तो बे ऑफ बंगाल इज लेस सलाइन देन अरब सागर। तो ये भी एक अच्छा खासा यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है पेपर में। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। आपके इंडिया का एग्जांपल है ये, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता कोई। अब ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? समझ गए बात? वेरी गुड, ठीक है, समझ गए बात? हाँ जी, ओके। अब सुनेंगे ध्यान से। ओके, मैं आपको बताता हूं ना अभी सौमिक, अभी बताता हूं मैं आपको। सौमिक कह रहे हैं सर तो सेलाइन बस सी क्यों है, रिवर्स भी तो पास करके आई है, अब स्टोन्स में इनको। ओके सौमिक, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूं। साहिल चौहान कह रहा है सैलिनिटी विल डिक्रीज, आई एग्री, बट सर अगर फ्रेश वाटर लैंड मास को कट करके आएगा तो अमाउंट तो सॉइल अलग आएगा ना। अच्छा, तुम्हारे मन में, कितनों के मन में ये डाउट आ रहा है, क्योंकि सौमिक और साहिल का डाउट एक जैसा है कि सर, अच्छा पहले मैं तुमसे पूछता हूं, फिर तुम सब दबा के कमेंट में आग लगा देना। कितनों के मन में ये बात आ रही है कि सर अगर कोई रिवर आके सी में गिर रही है
तो उस रिवर में भी तो सॉल्ट होगा ना सर, क्योंकि रिवर्स भी तो पत्थरों में चलते, रिवर्स भी तो पत्थरों से टच होती हुई आती है, रिवर्स में भी तो पत्थर पड़े होते हैं। कितनों के मन में डाउट आ रहा है? चलो कर दो, मुझे मालूम था। ठीक है, बहुत अच्छा डाउट है सबका, मतलब ठीक है। हाँ चलिए, अभी पहले आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये डाउट क्लियर कर देते हैं। आप कुछ मत करिए, एक बहुत, बस देखो यार वही वाली बात है कि सोचना समझने की बात है। डाउट सबका बहुत अच्छा है और आना भी चाहिए मन में। इमेजिन करिए कि ये एक बहुत बड़ा सी है, ये एक बहुत बड़ा सी है सर, मान लिया सर। सर हमने ये भी मान लिया कि इसमें काफी ज्यादा सॉल्ट है सर, ठीक है सर। आपने जो लॉजिक बताया वो ये बताया कि रिवर आएगी, आपने जो बात बताई आपने बताया कि रिवर आएगी और रिवर इस सी का सॉल्ट पना कम कर देगी, रिवर आएगी, रिवर इस सी की सैलिडिटी कम कर देगी, ये आपने हमें बताया विशाल सर। लेकिन सर ये रिवर भी तो पत्थरों से टकरा के आ रही है, इस रिवर में भी तो काफी ज्यादा सॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जरा अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो, एक तरफ अपने हाथ में रिवर ले लो, मान लो तुमने रिवर को पकड़ लिया, और एक हाथ में इस सी को हाथ में ले लो, एक हाथ में सी एक हाथ में रिवर, और अब दोनों की तरफ देखो और ये सोचो कि एक नदी मेरे हाथ में है, एक तरफ सी मेरे हाथ में है, इन दोनों में से ज्यादा सलाइन कौन होगा? भाई रिवर सी की बराबरी थोड़ी कर लेगी, सी तो कितना ज्यादा है, सी में कितना ज्यादा पानी होगा। अगर आप इस सी को इस रिवर से कंपेयर करते हो तो इसमें तो बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा, बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा रिवर की तुलना में। तो ये रिवर इस सी की तुलना में तो फ्रेश ही कहलाएगी ना। रिवर में पानी ज्यादा होगा, सी में पानी ज्यादा होगा, सी में ऑब्वियस ही बात है, समुद्र में पानी ज्यादा होगा ना नदी की तुलना में। सॉल्ट थोड़ा बहुत इस रिवर में भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखो ज्यादा सॉल्ट किसके पास होगा? सी के पास होगा। अगर सॉल्ट ज्यादा सी के अंदर है, रिवर के अंदर सॉल्ट बहुत कम होगा इस सी के कंपैरिजन में, सी की तुलना में रिवर के पास सॉल्ट बहुत कम होगा। तो इस सी और रिवर को अगर आप कंपेयर करते हो तो इस सी की तुलना में रिवर तो फ्रेश ही कहलाएगी ना भाई। अब समझ में आया लॉजिक? अगर रिवर फ्रेश है तो रिवर क्या करेगी? जाके इस सी का सॉल्टीपन कम करेगी। अब क्लियर हो गया? साहिल, सौमित्र, जो भी पूछ रहे थे, अब क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब ये ना हो कि सर कंपैरिजन पे दुनिया टिकी है, ठीक है। हाँ समझ गया बात। अब अच्छा तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। ये लो, ये इंडियन ओशन हो गया मान लो, और ये एक छोटी सी नदी आ रही है, ये हो गई रिवर। कौन होगा दोनों में फ्रेश? कौन होगा दोनों में फ्रेश? प्रैक्टिकली सोच के देखो, रिवर होगी ना, इसके कंपैरिजन में तो होगी ना। भली इसमें थोड़े बहुत सॉल्ट होंगे लेकिन इसके कंपैरिजन में तो रिवर को मैं फ्रेश ही बोलूंगा ना भाई। और फ्रेश फ्रेश रिवर क्या करेगी? अगर रिवर फ्रेश है तो क्या करेगी? सैलिनिटी को कम करेगी। आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अभी सुनते रहिए, ठीक है, ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब यहां पे रोशन एक चीज पूछ रहा है कि सर रिवर की सैलिनिटी कम क्यों है? भाई ये मेडिटेरियन सी हो गई, मान ले मेडिटेरियन सी पूरे लैंड के बीच में है, डेली इसमें जो है रॉक्स से सॉल्ट आता जा रहा है, इतने सारे समुद्री जानवर इसमें मर जा रहे हैं, उनकी बॉडी से भी सॉल्ट आ रहा है, बताया था मरीन एनिमल से भी आता है सलाइनपन, याद है क्लास? अब रिवर थोड़ी हमेशा के हमेशा पत्थरों के बीच में पड़ी है, पानी तो चलता ही रहता है ना उसका, लेकिन यहाँ तो ये पानी आपका कहीं ना कहीं इस लैंड मास के बीच में कैद हो गया ना। तो खुद सोचो ना कि ज्यादा सलाइन कौन होगा। अपने दिमाग में बस इतनी बात सोचो कि रिवर ज्यादा सलाइन होगी या एक सी, आंसर मिल जाएगा, वरना तो फिर वही वाली बात है, बिना बार टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना मेरा। ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात हमारी हो गई है सर, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक चर्चा करते हैं, ध्यान दे, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे चीजें लिखूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, वो कौन कौन सी चीजें जो सैलिनिटी पे प्रभाव डालती हैं, ध्यान सुनना। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अभी जब मैं बोलूंगा तो मुझे बोलने देना, फिर मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगा। टेम्परेचर, रेनफॉल, इनक्लोज्ड लैंडमास, विंड और ओशन करंट, और आप ये कह सकते हैं एक लिख लो रिवर्स। अब यहां समझे, इस बोर्ड को देखे जो मैं बताने जा रहा हूं, इन पॉइंट को सुन लो फटाफट से। मैंने आपके सामने बोर्ड पे 6 चीजें लिख दी, इन 6 में से चलो अभी ओशन करंट तो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, मैं पहले लिख देता हूं, हाईलाइट कर दिया, मैंने अभी नहीं पढ़ाया, अभी जब पढ़ाऊंगा तो भी समझ जाओगे। टेम्परेचर, रेनफॉल, इनक्लोज लैंडमास, विंड, ओशन करंट और रिवर्स, ये 6 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सैलिनिटी पे प्रभाव पड़ता है। सर इसे बहुत इजी भाषा में बता दो ना सर, ये 6 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी में चेंजेस आते हैं। भावना शर्मा मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दोगे? है ना, मैं
आपको भी पता है मैं चीज बहुत आसान बना के पढ़ाता हूं, मैं कभी कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं चीजों को, है ना। तो प्लीज मैच्योर की तरह बिहेव करो, मुझे बोलने दो यार प्लीज, है ना। मैं आपको कुछ बोलूंगा, आपको बुरी लग जाएगी बात, समझो बात को। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि विशाल सर हमें डायरेक्ट बता के निकल जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं, बहुत प्यार से बोल रहा हूं, कोई गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, वो मेरी क्लास में ज्योग्राफी पढ़ने ना आए, और ना ही वो हिस्ट्री पढ़ने आए, ना ही वो करंट अफेयर्स में आए, ना ही वो कहीं आए पॉलिटी में भी। दुनिया भर के एजुकेटर्स हैं हमारी कैटेगरी में, आप जाके पढ़िए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि विशाल सर सीधा निकल जाएंगे हवा में बता के, तो प्लीज होना है। अरे मैं आज तक तुम्हें कितनी स्लाइड से पढ़ाया मैंने ज्योग्राफी, मैप जरूर यूज करता हूँ यार, मार्कर ही चलता है मेरा सीधा, तो प्लीज आराम से बैठ जाओ, ठीक है। देखो, टेम्परेचर, रेनफॉल, इनक्लोज लैंडमास, विंड, ओशन करंट, रिवर्स, ये 6 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सैलिनिटी में चेंजेस आते हैं। ये 6 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सैलिनिटी में चेंजेस आते हैं। सर कैसे? देखो, अगर तापमान बहुत ज्यादा है, अगर तापमान बहुत ज्यादा है, तो मैंने आपसे ये लॉजिक बताया था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो पानी उड़ जाएगा, सिर्फ नमक रह जाएगा। याद होगा मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में। अगर बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से क्या होगा, सैलिनिटी कम हो जाएगी। अगर इनक्लोज लैंडमास है, जैसे कि मान लो ये एक लैंडमास है, इसके बीच में पानी पड़ा है तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लैंड से सॉल्ट आएंगे इसमें पानी में। विंड, एक समुंदर ये हो गया सी नंबर 1, एक समुंदर ये हो गया सी नंबर 2। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि इस वाले समुद्र में काफी ज्यादा सॉल्ट पड़े हैं। अगर इस वाले समुद्र में काफी ज्यादा सॉल्ट पड़े हैं तो मतलब इस समुद्र की सैलिनिटी ज्यादा होगी भैया। बिल्कुल सर। हवा चला दो इस डायरेक्शन में, चला दिया आपने हवा। जब आप हवा इस डायरेक्शन में चलाओगे तो इस समुद्र का पानी हवा के साथ बह के यहां पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। जब इस समुद्र का नमक वाला पानी यहां पहुंचेगा तो ये नमक वाला पानी इस वाले समुद्र को भी सैलाइन कर देगा। तो यहां पे सारा काम किसने किया, विंड ने। शर्मा जी आया समझ? लेकिन आप मेरी बात को सुनना नहीं चाह रही थी। भावना शर्मा, आ गया समझ कि विंड ने कैसे काम किया? विंड ने काम किया या मैंने काम किया? किसने किया? विंड ने किया, है ना। तो अभी बोल रहा हूं, ये जो 6 बिंदु यहां पे लिखे हुए हैं ना, इन 6 बिंदुओं का मतलब है कि इन 6 चीजों से सैलिनिटी में चेंजेस आते हैं। या तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तापमान के कारण सैलिनिटी बढ़ती है, बारिश के कारण कम होती है, लैंडमास के कारण बढ़ती है, विंड के कारण भी बढ़ सकती है। अभी मैंने बताया विंड का क्या रोल है। ओशन करंट, अभी रुक जाओ मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। ओशन करंट पहले मुझे पढ़ाने दो, तब ये समझ में आएगा। रिवर्स, रिवर्स बता चुका हूं। अगर किसी समुद्र में रिवर्स ज्यादा आ रही है तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। अब बताओ छप गया ये दिमाग में या नहीं? इस वाले पॉइंट को छोड़ देना, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको अभी छोड़ दो। इसको छोड़ के बताओ समझ में आ गया? आ गया समझ में? वेरी गुड। पूरा चार्ट बन गया आपके सामने, आगे बढ़े चलिए, ठीक है। विंड वाला एक बार, अच्छा विंड वाला मैं बताता हूं, कईयों को विंड वाला नहीं आ रहा। सर ये देखिए, सर इमेजिन करो एक सी ये होगी, सर इमेजिन करो एक सी ये हो गई सर, ठीक है सर। सर आप इमेजिन करो इस वाली सी में काफी ज्यादा सॉल्ट पड़े हुए हैं, इस वाली सी में सॉल्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। एक समुद्र में काफी सॉल्ट है, एक समुद्र में सॉल्ट नहीं है, ठीक है। हवा चली सर, हवा मतलब विंड, हवा का चलना मतलब विंड, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है सर। जब हवा इस डायरेक्शन में चलेगी तो पानी भी हवा के साथ बहता है, जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी हवा पानी को भी अपने साथ लेके जाएगी। तो जब हवा की डायरेक्शन देख लो एक बार ऊपर, जब हवा चल रही है तो ये सॉल्ट वाला पानी जो है ये भी इस तरफ जाएगा। अब ये सॉल्ट वाला पानी जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस वाली सी की सैलिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आया समझ में? तो विंड का इफेक्ट पड़ रहा है, आया समझ में? अब क्लियर है? एक ही बार में अगर यहाँ ध्यान दे लोगे तो इतना दिमाग नहीं मारना पड़ेगा मुझे, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। अगर यहाँ से फ्रेश वाटर यहाँ पहुंच जाए, फ्रेश वाटर यहाँ पहुंच जाएगा तो भी हो जाएगा, फ्रेश वाटर आएगा तो ऑब्वियस ही बात हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनको हम अलग पढ़ते हैं भाई, ठीक है, हाँ, ठीक है। वर्षा, वर्षा रेनफॉल, ये अगर एक समुंदर है ना वर्षा जी, आप तो फिर वही वाली बात होगी। देखो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, पता गाइस। अब तुम लोग देखो जिनको समझ में आ गया, मैं किसी के लिए कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे रेगुलर रहते हैं पुराने हैं और जिनको समझ में आ चुका, अब तुम देखो कि मेरे वॉच मिनट क्यों बढ़ते हैं, तुम खुद देखो, अब आप समझ रहे हो। और फिर बच्चे क्या लिखते हैं ग्रुप में, विशाल सर तो एक टॉपिक को 1 घंटे तक खींचते हैं। मैं खींच रहा हूं या खिंचवाया जा रहा है? अभी आप डिसाइड कर लो, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूं मैं, और सच बता रहा हूं। वो तो शुक्र है कि चलो तुम्हें मेरी क्लास में आके समझ में आ जाता है, इसलिए इतनी भीड़ लगी रहती है। जिस दिन मैं चले जाऊंगा ना इस प्लेटफॉर्म से, फिर जो कर लेना, फिर है ना, फिर दे लेना मुझे जो बोलना हो मेरे बारे में। मैं अभी बोल रहा हूं कि एक बार ध्यान देके सुनो। अब खुशबू, सॉरी वर्षा कह रही कि सर बारिश वाला बता दो। वर्षा एक बात बताओ, ये समुंदर है
और अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सैलिनिटी मान लो ज्यादा है, इमेजिन करो एक ऐसा समुद्र है वर्षा जहां पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, अगर बारिश का पानी यहाँ पे गिरेगा तो बारिश का पानी लगभग फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर क्या करता है, सैलिनिटी को कम करता है। ठीक है वर्षा जी, यही बात मैंने पहले बताई है नहीं बताई है? ठीक है, अब सुनेंगे आगे। चलिए अब जो है बस दो काम कर लो, एक तो सारी क्लास में रेगुलर रहो, और प्लीज जब आप क्लास में आते हैं ना यार एक बार रिवीजन करके आओ, है ना, तुम्हारा भी सिलेबस टाइम से हो जाएगा, वरना मुझे तुम्हें बहुत लंबे समय तक खींचना पड़ जाएगा, बिकॉज अभी ना ये नहीं, इससे नहीं होगा। अभी ये सब पढ़ने के बाद जब तक मैं आपको एमसीक्यूज नहीं करा देता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस, तब तक भूल जाना कि आप किसी लायक हैं। तो प्लीज बी रेगुलर, ताकि जब मैं एमसीक्यूज कराऊं तो आपको सब बातें पता हो। वहां एक आधा यही पूछ रहा है कि सर ये कैसे हवा जा रही, फिर मैं क्या समझा लूंगा। तो प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहां ध्यान दो, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं समझा भी दूंगा। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी क्लियर हो गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। चलिए, कोई नहीं वर्षा, आप थैंक यू मत बोलिए, ठीक है, आराम से आप सुनिए, बस मेरा कोई पर्पस किसी को डांटने का नहीं रहता, लेकिन आप ना मेरी प्रॉब्लम भी जरा समझिए कि मुझे, मेरे पे बहुतों की जिम्मेदारी है यार, समझो आप बात। चलिए, एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने सोचा मैं रिजाइन दूंगा कल, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था एक दिन, मैंने कहा रिजाइन दो भाई, पागल हो जाऊंगा मैं तो यार, प्लीज आप समझो इस बात को, पागल हो जाऊंगा मैं, इतने सारे बच्चे निर्भर है, उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग ने सैलिनिटी की बातें कर ली, हम लोगों ने सारी बातें जान ली, अब हम लोग ओशन करंट शुरू करने जा रहे हैं। सर अगर हम ओशन करंट की बात करें, सर अगर हम ओशन करंट की बात करें तो सर ओशन करंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बार सवाल सीडीएस सीएपीएफ में आ चुका है, एफकेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर आप कभी यूपीएससी एग्जाम देंगे तो यूपीएससी में भी आप, मतलब यूपीएससी के हर पेपर में आने की बहुत कॉमन सी बात है कि आ जाएगा। प्रीवियस आप पेपर देखेंगे तो आपको ओशन करंट्स के बहुत एमसीक्यू मिलेंगे। तो हम ओशन करंट्स को पढ़ना शुरू करें, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ओशन करंट्स नहीं आता है, या जिसने आज से क्लास ज्वाइन करी है, तो अब से थोड़ा ध्यान देना, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं मैं। टॉपिक में चीजें पहले की थोड़ी लिंक करेंगे, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान दोगे तो मैं समझा दूंगा। ओशन करंट्स हम लोग शुरू करना है, ध्यान देना, ओशन करंट्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज यहां पे समझिए आप लोग। ओशन करंट्स, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं समुद्री जलधारा, हिंदी में हम इसे कहते हैं, हिंदी मीडियम, समुद्री जलधारा। ये दो प्रकार की होती हैं, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ओशन करंट्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, सुनेंगे ध्यान से। देखिए, इमेजिन करिए कि आपके सामने ये हो गया, ये हमने एक समुद्र बना दिया, मान लो, यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमने आपके सामने एक समुद्र बना दिया, यहां मैंने आपके सामने एक समुद्र बना दिया। सर पानी जब विंड के साथ दूसरे सी में जाएगा तो सॉल्ट कैसे ट्रांसफर होगा, बिकॉज सॉल्ट तो वेपर फॉर्म में नहीं होगा। समुद्र का सॉल्ट है ना, सॉल्ट समुद्र के अंदर है, अगर एक समुद्र का सॉल्टी पानी दूसरे उसमें जाएगा तो वहां सॉल्ट नहीं पहुंचेगा, ये कैसा डाउट है। अगर इस वाले समुद्र में सॉल्ट है, और सोच के देखो इस वाले समुद्र में सॉल्ट है, और ये सॉल्टी वाला पानी अगर दूसरे समुद्र में जाएगा तो यहाँ सॉल्ट नहीं पहुंचेगा, ये कैसी डाउट है यार। थोड़ा मतलब ये तो आप खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, कि अगर किसी समुद्र में ऑलरेडी सॉल्ट वाला पानी है, और सॉल्ट वाला पानी अगर कहीं और जाएगा तो वहां भी तो सॉल्ट ही कर देगा वो। थोड़ा सोचिए तो आप उस बात को। और चलो अगर डाउट भी तो थोड़ा पहले पढ़ लें, फिर आप पूछ लेना। चलिए, ये हमारे ओशन करंट हो गए, ध्यान दें, ठीक है, ये ध्यान दो, ध्यान दें। ध्यान गाइस, मैंने यहां पे 4 वर्ड लिख दिया, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। वो कौन सी पोजीशन है, वो कौन सी पोजीशन है जहां पे पानी मुझे ऊपर देखने को मिल रहा है, 1, 2 या 3? किस पोजीशन पे पानी ऊपर देखने को मिल रहा है, 1, 2 या 3? 1। अब ये बता दो वो कौन सी पोजीशन है जहां पानी नीचे देखने को मिल रहा है, वो कौन सी पोजीशन है जहां पानी नीचे देखने को मिल रहा है, और वो कौन सी पोजीशन है जहां पानी बीच में देखने को मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, मैंने किस पोजीशन वाले पानी को हाईलाइट कर दिया, मैंने किस पोजीशन वाले पानी को हाईलाइट कर दिया, चेक करके बताओ, देख लो अभी ढंग से। 1, 1, जो पहली पोजीशन वाला पानी था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। क्या मैं बात कह सकता हूं कि मैंने समुद्र के ऊपर ऊपर वाले पानी को हाईलाइट कर दिया? क्या ये बात मैं कह सकता हूं मैंने समुद्र के ऊपर ऊपर वाले पानी को हाईलाइट कर दिया? और समुद्र का जो ऊपर ऊपर वाला पानी होता है, क्या हम उसे सरफेस वाटर भी बोलते हैं? यस सर, सरफेस वाटर मतलब समुद्र का ऊपर ऊपर वाला पानी। अब
अब यहां पे ध्यान दे लो, मैं सिर्फ अभी उस पानी की बात कर रहा हूं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी नीचे का पानी भूल जाओ, इस पानी को भूल जाओ, इस पानी को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। जो पानी आपको लाल लाल जो पानी आपको लाल लाल हाइलाइट दिख रहा है, जो पानी आपको रेड रेड हाईलाइट दिख रहा है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। उसी पानी को हम बोलते हैं सरफेस वाटर। जब सरफेस वाटर जब आपका सरफेस वाटर, सिर्फ सरफेस वाटर की बात कर रहा हूं, नीचे वाले पानी की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब आप मान के चलना ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक गहराई तक का पानी, इतनी गहराई तक का पानी, बस 50-100 मीटर की गहराई तक का पानी बस। जब ये सरफेस वाटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, जब ये सरफेस वाटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब दिशा, जब ये सरफेस वाटर आपको किसी एक डायरेक्शन में बहता हुआ नजर आता है, जब ये सरफेस वाटर किसी एक डायरेक्शन में बहता हुआ मूव होता हुआ नजर आता है, ऐसे ही सरफेस वाटर के मूवमेंट को हम लोग ओशन करंट बोलते हैं। जब सरफेस वाटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता हुआ नजर आता है, ऐसे ही सरफेस वाटर को हम लोग ओशन करंट बोलते हैं। मतलब ये आपके पास देखो सरफेस वाटर ऊपर ऊपर का पानी है, और ये ऊपर ऊपर का पानी एक दिशा में बह रहा है। इसी बहने को, पानी के इसी तरीके से एक दिशा में बहने को हम ओशन करंट बोलते हैं, समुद्री जलधारा बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, क्या मैंने नीचे का पानी लिया क्या? नो सर। इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे का पानी बहता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि पोजीशन 2 और पोजीशन 3 वाला पानी बहेगा नहीं, बहेगा, बट वेरी 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 स्लो। जो सरफेस का पानी ना, जो ऊपरी पानी है, जो ऊपर वाला पानी होता है ना, वो तेज बहता है। नीचे का पानी भी मूव करेगा, बट काफी धीरे, काफी स्लो। और फिलहाल जब हम ओशन करंट की बात कर रहे हैं तो मैं सरफेस वाटर की बात करूंगा सिर्फ। तो जब सरफेस वाटर एक दिशा में बहे, उसी को हम बोलते हैं ओशन करंट। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब सर एक बहुत बेसिक सी बात हम सीखेंगे पहले। अभी भी कह रहा हूं यहां पे ध्यान दे लेना। अभी इसी कंसेप्ट को मैं कहीं और लिंक करके दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मैं अपनी बातें भूलता नहीं हूं कहीं भी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा का पूरा समुद्र है। और जिसको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी हो इन डिटेल, कि कल को मैं यूपीएससी का पेपर दूंगा, पीसीएस दूंगा, तो भी मैं सवाल कर सकूं, तो ज्वाइन कर लेना। मैंने बहुत डिटेल में आज पोर्टुगीज का डिस्कशन किया है। कल मैं पोर्टुगीज को पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम ब्रिटिशर्स स्टार्ट करेंगे। तो आप सुबह 8 बजे हिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस तरीके से मैं दोबारा डिटेल में कभी पढ़ाऊंगा या नहीं, क्योंकि फिर जितने मेरे बैचेस आएंगे वो शॉर्ट आएंगे। तो अभी फायदा उठा सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो आगे। अब यहाँ एक पोजीशन ए दिख रही है, एक पोजीशन बी दिख रही है। आप मान लो कि जो ए पोजीशन है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि यहाँ पे काफी सारा सॉल्ट पड़ा हुआ है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो पानी है वो काफी सलाइन है, ये पानी काफी सलाइन है। इस तरीके से सरफेस वाटर इस डायरेक्शन में बहा और यहां पहुंच गया। यहाँ का जो पानी है ये ऐसे इस डायरेक्शन में बहा यहां पहुंच गया। जब सरफेस वाटर एक दिशा में मूव करता है, उसी को तो हम मोशन करंट बोलते हैं। तो जब यहाँ का सरफेस वाटर इस दिशा में मूव करके यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ भी सॉल्ट पहुंच जाएंगे, और ये वाला रीजन भी हमारा सलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने कि जब ये वाला ओशन करंट, जब यहाँ से एक ओशन करंट यहाँ तक गया, तो ओशन करंट से भी यहाँ की सैलिनिटी की वजह से यहाँ सैलिनिटी पहुंच गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी लिखा था हमने अभी एक हेडिंग, हमने एक हेडिंग लिखी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, और मैंने यहाँ पे वाइट इसलिए कर दिया, मैंने कभी बताता हूँ। अब पता चला कि ओशन करंट के कारण कैसे सैलिनिटी भी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है। आया समझ में आया? मैंने कहा था अभी बताऊंगा, आगे समझ में। विंड की तरह ही लगभग कह सकते हैं, लगभग विंड की तरह ही है, सिमिलर। हाँ, अब यहाँ पे कहीं बच्चे कह रहे होंगे सर तो विंड वाली बात होगी। हाँ, विंड और ओशन करंट में डिफरेंस है। मुझे पता आपको ये चीज लग रही विंड की तरह होगी, लेकिन अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो उस चीज में अभी कंफ्यूज मत होइएगा।
ओशन करंट को विंड ही मत समझ लेना, विंड हवा है, ओशन करंट एक पानी का मूवमेंट है, ठीक है। तो अभी आप प्लीज जरा ध्यान से सुने, जब भी हम लिखते हैं तो विंड को अलग लिखा जाता है, ओशन करंट को अलग फैक्टर लिखा जाता है, इन दोनों को कभी साथ नहीं लिखा जाता। आपको दोनों काफी हद तक सिमिलर लग रहे होंगे, बट दोनों को अलग अलग लिखा जाता है ज्योग्राफी में। समझ में आई बात? बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां ध्यान देंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, डिक की मतलब डिक्रीज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कितना पानी जा रहा है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो? अब मान लो कि ये ए पॉइंट से पानी अगर बी पॉइंट पे जा रहा है, अब मान लो कि ए से पानी यहां चलेगी, आप कह रहे हो कि सर यहां सैलिडिटी कम होगी, वो डिपेंड करता है कितना पानी जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, अब यहां पर हमें यहां पे एक चीज पढ़नी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स ध्यान दो भी यहां पे। परिमल, मैं वही पढ़ा रहा हूं कि ओशन करंट कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है परिमल, मैं वही बता रहा हूं, अभी ओशन करंट का सिर्फ मतलब बताया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सबके मन में आएगा सर ओशन करंट बनते कैसे हैं, तो वही तो बता रहा हूँ यार भाई, बोलने तो दो यार, अभी शुरू किया है टॉपिक यार भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ओशन करंट्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने वो फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से सैलिडिटी पे प्रभाव पड़ता है, और अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि ओशन करंट्स में किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, और यहीं पे आपको समझ में भी आ जाएगा कि ओशन करंट्स कैसे चल रहे हैं, सरफेस वाटर कैसे मूव हो रहा है, वो सब आप यहीं समझ जाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले फैक्टर में ही समझा दूंगा, टेंशन ना लो, चलो यार, वरना ये कहेंगे कि सर हमें ये नहीं पता, आपने ओशन करंट की डेफिनेशन तो बता दी कि सरफेस वाटर जब मूव हो जाए एक डायरेक्शन में उसे ओशन करंट बोलते हैं, लेकिन ये चला कैसे। आराम से बैठो, ठीक 4 मिनट बाद ये तुम्हारी मुट्ठी में होगी बात, ठीक है। चलो ठीक है, एक बहुत अच्छे एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे, उस एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये पोल्स, ठीक है, ये इक्वेटर। अब मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि सभी को पता है कि पोल्स पे टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट काफी कोल्ड होता है, इक्वेटर पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और यहाँ पर मामला काफी ज्यादा वार्म होता है। अगर ये बात भी किसी को नहीं पता तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता अगर किसी को ये भी नहीं पता, ठीक है, वो ज्योग्राफी पढ़ना छोड़ दे फिर। अब यहाँ पे देखो, ये बात हमने सीख ली, अब आगे देखेंगे। क्या आप इस बात को मानेंगे, इस इक्वेटर वाले रीजन पे, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ पे पानी कहीं ना कहीं पानी जो है थोड़ा गर्म होगा, पानी वार्म होगा, मान सकते हो। जब पानी गर्म होता है ना, जब पानी गर्म होता है, व्हेन वाटर इज वार्म, ध्यान दो, व्हेन वाटर इज वार्म, जब पानी गर्म होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। जब पानी गर्म होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं मतलब दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। जब पानी गर्म होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, या इंग्लिश में आप कह सकते हो कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंशन करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड मतलब मॉलिक्यूल्स का दूर दूर जाना। और अगर पानी ठंडा होता है, व्हेन वाटर इज कोल्ड, तो पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं जब पानी कोल्ड होता है। पानी वार्म है, पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। पानी ठंडा है, पानी थोड़ा क्लोज हो जाएगा, पानी कंप्रेस हो जाएगा। ये वही वाली बात है कि अगर मामला वार्म है तुम फूल जाओगे, मामला ठंडा है तुम सुकड़ जाओगे, समझने के लिए। तो अगर पानी वार्म है तो मॉलिक्यूल्स पानी के दूर दूर चले जाएंगे, पानी ठंडा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे। क्या ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है। जब पानी कंप्रेस होता है, कंप्रेस मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स का चिपकना, जब पानी कंप्रेस होता है तो पानी थोड़ा भारी हो जाता है,
और भारी होकर पानी नीचे बैठने की कोशिश करता है, नीचे बैठने की कोशिश करता है। मैं समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मेरी लिखने पे मत जाया करो, ठीक है? ये मत सुनना कि सर ऐसे कैसे लिख रहे हैं, मैं कुछ भी लिख दूंगा समझाने के लिए, तुम्हें यहां बस यहां से ध्यान नहीं हटाना है। जब पानी के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, जब पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं तो भारी होकर नीचे बैठते हैं, तो पानी नीचे बैठ गया काफी, पानी कोल्ड है, और जब पानी कोल्ड होता है मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, और कंप्रेस वाटर नीचे बैठने की कोशिश करता है क्योंकि कंप्रेस वाटर थोड़ा भारी हो जाता है, भारी चीज हमेशा नीचे बैठती है। वार्म वाटर है यहां पे, जब पानी गर्म होता है तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर रहे हैं, जब मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करते हैं पानी के, तो पानी थोड़ा खुल जाता है, थोड़ा हाइट तक चले जाता है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि ये पानी है, मैंने बोल दिया पानी वार्म है, जैसे ही मैंने बोला है पानी वार्म है, तो इस पानी के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, ये पानी थोड़ी हाइट तक चले जाएगा, ये पानी थोड़ी सी हाइट तक चले जाएगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो रहे हैं। मैंने बोला ये पानी है लेकिन ये कोल्ड है, पानी अगर कोल्ड है तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े कंप्रेस हो जाएंगे और ये पानी थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश करेगा, थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश करेगा। मतलब इतना है कि अगर पानी वार्म है तो थोड़ा सा उठ जाएगा, पानी कोल्ड है तो थोड़ा बैठ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, अब इस डायग्राम पे आ जाओ। इक्वेटर में पानी कैसा है? वार्म है। अगर पानी वार्म है तो पानी थोड़ा सा उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ गया, उठ गया। पोल्स है, पानी कैसा है? ठंडा, क्योंकि पोल्स पे टेम्परेचर कम रहता है, तो पानी थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, भारी होकर नीचे बैठ जाएगा, कंप्रेस होकर नीचे बैठ जाएगा। पोल्स पे पानी नीचे को है थोड़ा, इक्वेटर पे पानी थोड़ा उठा हुआ है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, मान लो एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, मैं गया, मैंने ऐसे पानी फेंक दिया, ऐसे पानी फेंक दिया मैंने, ऑब्वियस ही बात है पानी ए टू बी मूव करेगा। स्लोप देखो कैसा है, स्लोप के कारण पानी ए से बी जाएगा क्योंकि स्लोप तिरछा है तो पानी ऐसे ही जाएगा, स्लोप के कारण पानी ऐसे जा रहा है। अब ये मत बोलना कि बी से ए चले जाएगा, पानी ए से बी तो जाएगा, स्लोप देखो, यही चीज तो ओशन में हो गई, ऐसा ही स्लोप तो ओशन में बन रहा है। लॉजिक लगाओ, यहां पे पानी उठ गया है, यहां थोड़ा सा पानी उठ गया है, यहां पानी बैठ गया है, तो यहां भी तो ऐसी शेप बन जाएगी, ये इक्वेटर वाली पोजीशन, ये पोल्स वाली पोजीशन, क्योंकि पानी यहां नीचे बैठा है, यहां उठ गया है, तो पानी इक्वेटर से पोल्स मूव करेगा, पानी जो है वो इक्वेटर से पोल्स मूव करेगा। जी सर, ये पानी जो मूव कर रहा है ये सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर मूव कर गया, सरफेस वाटर मूव कर गया मतलब ओशन करंट चल गए। पता चल गया ओशन करंट कैसे चलते हैं। यही तो है। ठीक है, मैंने कभी इतनी आसान तरीके से नहीं पढ़ी ये सब चीजें, और मैं जितना आसान तुम्हारे लिए बना रहा हूं ना, इतना बता रहा हूं, कभी बुक से टॉपिक पढ़ के देख लेना, और चलो तुम यूट्यूब पे भी जाके पढ़ के देख लो, तुम बड़ा यूट्यूब यूट्यूब करते हो ना, कोई तुम्हें कभी फ्री में अपना अच्छा कंटेंट नहीं देने वाला, ये बात ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है? अगर सब टीचर अपना अच्छा कंटेंट तुम्हें फ्री में दे देंगे तो टीचर कमाएंगे कहां से? सोच के देखना कभी, तो तुम यूट्यूब यूट्यूब करते रहते हो, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, ठीक है? और ये रीजन है कि आप पे करके यहाँ पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ आपको मिल भी रही है, क्योंकि अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहाँ? हमने भी किए हैं अपनी बुक्स वगैरह में खर्चा, ऐसे नहीं है, समझ रहे हो बात? तो इस बात को आप ध्यान में रखना, मैं बहुत ईजी भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के मुझे एक बात तो सर समझ में आ गई कि ओशन करंट क्यों मूव हो रहे हैं, कि हाँ भैया, कि अगर पानी जो है वार्म है थोड़ा एक्सपेंड करेगा, पानी ठंडा है तो कंप्रेस करेगा, जब एक्सपेंड करेगा तो एक हाइट तक जाएगा और स्लोप ऐसा बन जाएगा ऐसा, और पानी मूव करेगा। तो मुझे ये भी पता है कि सर इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, सर यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, तो मुझे यहाँ से एक कंसेप्ट ये समझ में आ रहा है कि पानी जो है वो हाई टेम्परेचर से सर लो टेम्परेचर मुझे मूव होता हुआ नजर आ रहा है। इस कंसेप्ट से मैंने एक बात सीखी, अभी तक विशाल सर ने जितनी बातें मैं बताई वहां से ये बात समझ में आ रही कि हमें वाटर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हमें वाटर मूव होता हुआ नजर आ रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल, क्या ये जो पूरी कहानी हमने समझी, क्या ये बिल्कुल फिट बैठता है इक्वेटर से पोल्स के लिए? क्या इक्वेटर से पोल्स के लिए एग्जाम्पल फिट बैठता है? बिल्कुल, समझ गए बात?
अभी करेंगे पोल्स की बात भी यार, बैठो तो आराम से यार। अभी जैसे सीक्वेंस में चलते रहो, तुम बीच में उंगली करोगे तो वही वाली बात होगी, पिक्चर स्टार्ट हुई तुम बोलो कि मुझे अगला सीन पहले दिखा दो, है ना। हाँ ठीक है। हाँ मैं तुम्हारे डाउट्स अभी ले रहा हूँ, बस 5 मिनट और रहने दो, फिर तुम्हारे डाउट्स लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, डाउट्स में लेता हूँ, मुझे 5 मिनट और रहने दो, फिर ले लो डाउट्स, 5 मिनट रहने दो बस। ठीक है 5 मिनट रहा दो, फिर स्टार्ट करते हैं। अरे यार अंशिका जी कर दी ना वही बात, अभी वो चीज़ नहीं पढ़ाई है। ये क्वेटर है लो, अब जब आए होंगे आप कहीं से पढ़ के, मुझे पता है ना। अब आप सोच रहे हो कि देख लें सर को जरा, कि सर बता पाते हैं नहीं बता पाते। ये लो मैडम, ऑब्वियस ही बात है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है आपका, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है मैडम, समझ गया बात। ओशन करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनरली आपको क्लॉकवाइज पैटर्न में नजर आएंगे। ओशन करंट जनरली आपको क्लॉकवाइज पैटर्न में नजर आएंगे, और सदर्न हेमिस्फेयर में आपको हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में नजर आ जाए। ठीक है। अब आप लेब्राडोर कह रही हैं, लेब्राडोर आपका ऊपर साइड से, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बगल से लेब्राडोर करंट आ रहा है। अगर लेब्राडोर नाम पता है तो पता हो लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड करंट। एक मिनट रुक जाओ सभी तक, एक मिनट रुक जाओ, जब कोई फालतू उंगली करता है तो जरा एक मिनट शांति से बैठो जरा। ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके बगल से आ रहा है लेब्राडोर करंट, इट्स अ कोल्ड करंट। ठीक है मैडम। और आप इस बात को मानिए कि यहाँ पे इक्वेटर से जस्ट ऊपर, इक्वेटर से पहले इक्वेटोरियल करंट निकलेगा, वही बन जाएगा हमारा, वही बन जाएगा हमारा गल्फ स्ट्रीम। ये बन गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। ठीक है मैडम। अब अगर आप ओशन करंट थोड़ा जानती है तो आपको ये बात पता होगा कि ब्लू करंट रिप्रेजेंट करता है कोल्ड करंट को, और रेड करंट रिप्रेजेंट करता है वार्म करंट को। अब यहाँ पर आप देखो, ऊपर से कोल्ड आ गया, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आ गया, दोनों मैचअप हो गए। ठीक है, लोअर एशिया पैटर्न का क्लाइमेट बन गया यहाँ, लोअर एशिया क्लाइमेटिक पैटर्न बन गया यहाँ। इसे भी छोड़ो आप, ऊपर से कोल्ड करंट आया, नीचे से गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है, ये कोल्ड करंट है। जब भी दो अपोजिट करंट मिलते हैं तो बन जाता है फिशिंग जोन। फिशिंग जोन बन गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियों का उत्पाद होता है। और इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम के अंदर अगर आप देखोगे डॉगर्स बैंक, तो जो डॉगर्स बैंक है यूके के पास, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियों का बिजनेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि डॉगर्स बैंक में एक वार्म करंट आ रहा है, एक कोल्ड करंट आ रहा है, और जब भी दो करंट आपस में टकराते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो जाती है वाटर की कि वहाँ पर फिशिंग का बिजनेस शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे सर इस एग्जाम्पल को दिखा भी दो, तो ये लो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इस चीज़ को, उसके बाद ये वैलिडेट आपको प्रूफ हो जाएगा। मेरे सामने कोई मैप नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ दिखा जरूर सकता हूँ। ये लीजिए आप, लेब्राडर, लेब्रा, ये लो, आप इसे फील कीजिए पहले इतना, उसके बाद आई विल टेक द डाउट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। इसे देखिए जरा पहले एक बार आप, और ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेब्रा। एक सेकंड मैडम, हाँ ये लीजिए आप, आज अभी लेब्रा इज्जत का सवाल है यहाँ। अब आप इसे यहाँ देखिए, ऊपर मैं क्वेश्चन करंट से बोल दिया आपके सामने, और जो बात मैंने बोली थी मैं वही बात बोलूंगा, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, अब आप देख लो, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा लेब्राडोर करंट, ये आ गया, ये रहा गल्फ स्ट्रीम, ये आ गया, दोनों टकराए, यहाँ बन गया फिशिंग जोन। किसके बगल में? नॉर्थ अमेरिका। मैंने कहा था ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कोल्ड करंट को, गल्फ स्ट्रीम करता है वार्म को। लीजिए मैम, ठीक है ठीक है मैडम, अब सीख गई आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। हाँ ध्यान दीजिए। अरे वो तुम्हें समझाने के लिए नहीं कर रहा था मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं कर रहा था। वो तो अब उन्होंने बीच में 2-3 बार क्वेश्चन टाइप में यहाँ भेजा हुआ था, तो मैं क्या करता बताओ, कहीं से पढ़ के आए होंगे ये लोग, है ना। अब भले हम सीएससी कैटेगरी में नहीं पढ़ाते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आईएएस एस्पिरेंट नहीं है। आराम से बैठिए आप, ठीक है मैडम, क्लियर हो गया आपको चलिए आगे बढ़ते बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनेंगे, देखो मैं भी सारी बातें आपको बताता हूँ, ये सब अभी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ ये सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, ये मैं जरा उन्हें समझा रहा था, उनका डाउट ले रहा था, इस चीज से कोई बच्चा ये ना समझे कि मैंने क्या किया है। ये सिर्फ उनका डाउट था। अब ये पूरा मैप मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा मैप, ये सब चल भी कैसे रहे ना, ये ऐसे भी क्यों घूम रहा है, ये ऐसे क्यों घूम रहा है, मैं ये एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। ठीक है मैडम, और जितने भी शिष्य यहाँ बैठे हैं, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। वो तो मुझे जरा उनको आंसर देना था, इसलिए मैं जरा सा मूड में आ गया अपने। ठीक है समझ गया आप लोग बात। स्टार्ट करो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके ओके हाँ
हाँ चलो कोई नहीं केशव, कोई बात नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले एक चीज बताइए, अब यहाँ पे ध्यान दें, हम वापिस अपने कहानी पे आ रहे हैं। एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। और ये मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, आप ये मत सोचना कि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं वार्म करंट कोल्ड करंट, तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, तो आप ये मत सोचना कि ऐसे ही कुछ, मैं बिल्कुल आपको आपके लेवल में लेके चल रहा हूँ। चलिए आइए आइए, चल यहां तक बात क्लियर हो गई थी सभी को? पहले बताओ कि ओशन करंट्स मूव कैसे हो रहे हैं, एक बार रिप्लाई कर दें कि भाई ओशन करंट्स कैसे मूव हो रहे हैं। ये तो क्लियर है? हाँ आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब आगे सुनेंगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं। तो हम लोगों ने यहां पे बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट, वापिस मैं वहीं पे आ चुका हूं। अब भाई प्लीज जिसके जो डाउट होंगे ना वो इसके बाद पूछ लेना, ठीक है, कृपया करके, है ना, तो ताकि मैं ये चीज कवर कर दूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट्स, तो सबसे पहला फैक्टर तो वही है कि हमने एक बात क्या सीखी, टेम्परेचर। सर टेम्परेचर कैसे? अभी तो मैंने बताया कि पानी आपको हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक जाता हुआ नजर आएगा। इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर रहता है, पानी थोड़ा हाइट पे उड़ जाएगा। पोल्स पे लो टेम्परेचर रहता है, पानी थोड़ा सा कोल्ड रहेगा, पानी थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। तो एक फैक्टर तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर है जो ओशन करंट्स के ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हाई टेम्परेचर से पानी लो टेम्परेचर मूव हो रहा है। समझ में आई क्या बात? रिप्लाई रिप्लाई समझ में आई बात? वेरी गुड। अब देखें आगे, अब ये बात तो सर समझ में आई। अब यहां पर जो है एक बात और है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टेम्परेचर ओशन करंट्स को इफेक्ट करता है? यस सर, ओशन करंट के कारण ही तो मूव हो रहा है, मतलब टेम्परेचर के कारण ही तो ओशन करंट मूव हो रहा है सर, इस टेम्परेचर के कारण ही तो ओशन करंट मूव हो रहा है, मानते हो? ठीक है। अब एक कंसेप्ट और सीखिए आप लोग जरा यहाँ पे, एक कंसेप्ट और सीखिए आप लोग जरा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इमेजिन करिए ये पूरा आपके सामने क्वेश्चन हो गया, या आपके सामने पूरा एक ओशन हो गया। ये पूरा सर आपके सामने क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि सर ओशन की जो ये वाली साइड है, मतलब अगर मैं जनरली ऐसे अपने हाथ रखूं तो मेरा ये पड़ रहा है राइट और मेरा ये पड़ रहा है लेफ्ट, ठीक है। ओशन का ये वाला पार्ट लेफ्ट है, ओशन का ये वाला पार्ट राइट है, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि ओशन के इस तरफ काफी सारे सॉल्ट पड़े हैं, काफी सारे सॉल्ट्स हैं, मतलब यहां पे जो है सैलिनिटी जो है वो हाई होगी सर। और सर मैंने आपसे बोला कि यहां पर ज्यादा कोई सॉल्ट वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई सॉल्ट वगैरह नहीं पड़े हैं, मान लो ज्यादा सॉल्ट वगैरह नहीं, तो मतलब यहाँ पे सैलिनिटी काफी कम होगी सर। अगर यहाँ पे सॉल्ट कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं है, यहाँ पे अगर सॉल्ट वगैरह ज्यादा नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर सैलिनिटी जो है यहाँ पे लेस होगी, कम होगी। हाँ या ना? हाँ या ना सर? अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्या हमेशा हल्की चीज नीचे बैठती है भारी? तुम ही बता दो, हल्की चीज नीचे बैठेगी या भारी? हल्की चीज नीचे बैठेगी या भारी? भारी, बिल्कुल। अब आप एक बात देखो ऐसे बिल्कुल एक लाइन में बोलूंगा और फंडा दिमाग में, ठीक है। आप इमेजिन करो, एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर ये एक ओशन है, ये एक ओशन है, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे काफी ज्यादा सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट नहीं है, मतलब यहाँ का पानी जो है थोड़ा भारी होगा। ये 2 बोतल हो गई, ठीक है, दोनों में मान लो पानी है, ये मान के चलना दोनों में पानी है, लेकिन आप इस बात को मान के चलो कि ये वाला जो है इसमें मैंने काफी सारे सॉल्ट मिला रखे, इस पानी में मैंने काफी सारे सॉल्ट मिला रखे, इस पानी में कोई सॉल्ट नहीं है। ये जो आपको नीला पानी दिख रहा है मान लो इसमें कोई सॉल्ट नहीं, बिल्कुल फ्रेश है, मान लो एग्जांपल के लिए मान लो इसमें कोई सॉल्ट नहीं है, लेकिन इसमें सॉल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सॉल्ट है ना, तो ये पानी भारी होगा ना थोड़ा। इसमें सॉल्ट अगर है तो ये पानी भारी होगा और यही पानी नीचे बैठेगा, क्योंकि ये भारी होगा ना सॉल्ट की वजह से। इसमें कोई सॉल्ट नहीं है, ये हल्का रहेगा, ये नीचे नहीं बैठेगा। अब यहां पे इस वाले पानी में सॉल्ट काफी ज्यादा है, तो यहां पर पानी जो है थोड़ा भारी हो जाएगा, सॉल्ट की वजह से पानी भारी हो जाएगा। 2 ग्लास अपने हाथों में ले लो, 2 ग्लास में पानी भर लो, 2 ग्लास अपने हाथ में ले लो आप लोग, और दोनों ग्लास में पानी भर लो बराबर, और 1 ग्लास में चीनी भर दो,
एक ग्लास को ऐसे रहने दो, तो जो चीनी वाला ग्लास होगा भारी होगा ना, क्योंकि उस ग्लास में पानी के साथ साथ चीनी का भी वजन आ गया। तो ऐसे ही यहां पे आप देखो कि यहां पे जो समुद्र है, यहां पे समुद्र का पानी तो है ही, साथ में सॉल्ट का भी वजन आएगा, तो ये थोड़ा ज्यादा भारी होगा। भारी होगा तो नीचे बैठेगा। यहां कोई सॉल्ट नहीं है तो नीचे नहीं बैठेगा। इसका मतलब जो चीज नीचे बैठेगी वो थोड़ी, अब ये वाला पानी थोड़ा नीचे को बैठ जाएगा, ये पानी कोई नीचे नहीं बैठा, तो अगेन स्लोप ऐसा बन जाएगा। यहां पे पानी थोड़ा उठा हुआ है, यहां पानी भारी बन के से नीचे बैठ गया, तो मतलब पानी पानी मूव करेगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सर इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज भारी चीज तो नीचे बैठ गई ना, ये थोड़ी बैठा नीचे। तो मतलब ये है कि जहां पे सैलिनिटी कम होती है वहां से पानी हाई सैलिनिटी की ओर बहता है। जहां पर लेस सैलाइन वाटर होगा वहां से पानी हमेशा हाई सैलाइन वाटर की तरफ बहेगा। और इससे पहले हमने क्या सीखा था कि जहां हाई टेम्परेचर होगा पानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहेगा। तो सबसे पहली बात, दो कंसेप्ट समझ लो कि अगर कहीं पे पानी लेस सैलाइन है तो वो थोड़ा उठा हुआ रहेगा, और जो पानी उठा रहेगा वहीं से तो नीचे की तरफ जाएगा। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, हाँ सही तो बनाओ, लेस सैलाइन है ना, लेस में, हाँ सही है सही है सही है सही है। हाई सैलाइन वाटर थोड़ा नीचे बैठेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, लेस सैलाइन वाटर हाई सैलाइन वाटर की ओर मूव करता है, और हाई टेम्परेचर से पानी लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है। तो पानी के दो मूवमेंट मैंने आपको बता दिए। ओशन करंट के दो तरीके बता दिए मूव होने के। ओशन करंट के दो तरीके बता दिए मूव होने के, कि जहां पे लेस सैलाइन पानी होगा वहां से हाई सैलाइन की ओर, और जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां से लो टेम्परेचर की ओर। क्या दोनों कंसेप्ट समझ में आए? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब यहां पर एक बात क्या है कि सर जो हमने आपने यहां पे एक हेडिंग डाली थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट, तो पहला फैक्टर तो टेम्परेचर था, क्योंकि पानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर मूव हो रहा है। सर दूसरा टेम्परेचर क्या है? दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ओशन करंट्स कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं? सर ओशन सैलिनिटी। ओशन सैलिनिटी, क्योंकि ओशन सैलिनिटी के कारण भी पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। जहां पे लेस सैलाइन वाटर है वहां से पानी हाई सैलाइन वाटर की ओर मूव होता है। सर अगर एक एग्जांपल दे देते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल, हाँ गया मैप, हाँ बेटा सामने आ जा एक बार। हाँ गया आज। अभी इस मैप में ओशन करंट्स के नाम मत पढ़ने लग जाना, वो सब मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो लड़की का डाउट था, बस मैंने वो उसको क्लियर कर दिया, वो समझ गई होगी। ठीक है, तुम्हें सब मैप में पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन इस मैप तक पहले तुम्हें पहुंचाने के लिए तुम्हें उस लायक कर दूं। जैसे सीडीएस के एग्जाम में बैठने के लिए थर्ड ईयर अपेयरिंग चाहिए ना बच्चा, ग्रेजुएशन चाहिए सीडीएस एग्जाम देने के लिए, तो इस मैप को समझने के लिए पहले वो बातें सीखनी जरूरी है, तभी आप इसको इस मैप समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान देना, क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी यही मैप है, यहीं से मैं आपको समझा पाऊंगा। जो चीज मैं दिखाऊंगा उस पर देखना और कुछ मत पढ़ना बस। ये है मेडिटेरियन सी, और ये है हमारा एटलांटिक ओशन। जो मैं लिख रहा हूं उसे देखो, बाकी सब कुछ नहीं है, भूल जाओ ये सब क्या लिखा हुआ, ये कबाड़ भूल जाओ, अभी पता ही नहीं हमें क्या है, हमें नहीं मालूम क्या है, इन सबको देखो ही मत, पर्दा रख लेना इनके लिए आंखों में, कुछ नहीं है ये वो है पोकेमॉन है ये। अब ये मेडिटेरियन सी हो गई, ये अटलांटिक ओशन हो गया। एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि मेडिटेरियन सी चारों साइड से घिरी हुई है, देख लो चारों साइड से लैंडमास से घिरी हुई है, मतलब सैलिनिटी ज्यादा होगी। अटलांटिक ओशन इतना ज्यादा लैंडमास से नहीं घिरा हुआ है, मतलब सैलिनिटी भाई कम होगी, और पानी हमेशा लेस सलाइन से हाई सलाइन बहता है। अभी पढ़ा हमने, पानी हमेशा लेस सलाइन से हाई सलाइन की ओर बहता है। अगर अटलांटिक ओशन में कम सैलिनिटी है तो पानी हमेशा अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सागर की ओर बहेगा। कभी भी मेडिटेरियन सागर से पानी अटलांटिक ओशन में नहीं जाता, अटलांटिक ओशन से पानी मेडिटेरियन सागर की ओर जाता है, क्योंकि मेडिटेरियन सागर की सैलिनिटी ज्यादा है, अटलांटिक ओशन की सैलिनिटी कम है। और कंसेप्ट क्या कहता है, कहां गया कंसेप्ट, कंसेप्ट कहां गया, आजा भाई। कंसेप्ट यही कहता है कि पानी लेस सलाइन से हाई सलाइन जाता है। हाई सलाइन का एग्जांपल मेडिटेरियन सागर, भूमध्य सागर। लेस सलाइन वाटर कहां है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। हेंस प्रूव्ड
कोई डाउट? ऊपर का एग्जांपल दिया तो मैंने, पहले वाले का एग्जांपल दिया तो मैंने, यहां पे इक्वेटर और पोल्स का एग्जांपल ले लो। इस टेम्परेचर वाले केस में आप इक्वेटर और पोल्स का एग्जांपल लेके चलो, और इस वाले केस में आप अटलांटिक ओशन का और अमेरिकन सागर का एग्जांपल लेके चलो। मैं तो विद एग्जांपल बता रहा हूं भाई आपको, आपके सामने लिखा है, आप बोर्ड देखो ना यार, आप बोर्ड देखिए ना एक बार। है ना? अब मैं एक चीज चाहता हूं सभी से, पहले देखो, मैं एक चीज सबसे चाहता हूं, अगर मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो मैं अब आपके डाउट्स लेने ही जा रहा हूं, तो आप डाउट डाउट मत करना। लेकिन जितने बच्चे भी क्लास में जिनको डाउट्स हो या ना हो, वो मुझे अभी उससे कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी से सब बच्चे एक बार अटेंडेंस लगाएंगे।